उत्तर प्रदेश में सरकार ने फैसला किया कि मदरसों पर एक तस्वीर साफ करने के लिए एक सर्वे कराया जाए, ताकि तमाम जो सवाल हैं उनका प्रामाणिक उत्तर शासन के पास आए। मदरसों में पाठ्यक्रम कैसा है, बच्चों की शैक्षणिक स्थिति कैसी है, अध्यापक अध्यापक कितने हैं, कहाँ कैसे हैं, उनकी योग्यताएं क्या हैं, भवन कैसा है, और मदरसा संचालित करने के लिए जो वित्तीय स्रोत हैं वो कौन से हैं और कितने हैं। इस तरह से कुल मिला के 11 बिंदु छांटे गए और कहा गया इन 11 बिंदुओं पर जानकारी इकट्ठी की जाए। इस पर बवाल मच गया और स्वाभाविक है कि जैसे हर चीज में हैदराबाद वाले ओवैसी साहब आते हैं, वैसे मदरसे के सर्वे पर भी आए और उन्होंने इस सर्वे को मुसलमानों के खिलाफ तो बताया, साथ में अखिलेश यादव को भी लपेट लिया, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की पार्टी को मुसलमानों ने सबसे ज्यादा वोट दिया, उसके बाद भी मदरसों पर सरकारी सर्वे के मसले पर अखिलेश यादव मौन रहे। एक नया एंगल आ गया, एक नया आयाम आ गया इस लड़ाई में, इस झंझट में, इस बवाल में, घमासान में। उत्तर प्रदेश की देखा देखी उत्तराखंड ने भी ऐलान कर दिया कि बड़े भाई के पीछे पीछे छोटा भाई भी चलेगा, यानी उत्तराखंड भी मदरसों पर सर्वे कराएगा। पुष्कर सिंह धामी जो वहाँ मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी मदरसों को लेके बहुत सारे प्रश्न हैं, उन सब का उत्तर पाने के लिए सर्वे जरूरी है। अब मौलाना साजिद रशीदी हैं, उनका भी जज्बात जागा और उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई मदरसे वालों, यानी मदरसे चलाने वालों, मदरसे वालों, अगर कोई भी तुम्हारे यहाँ सरकारी मुलाजिम आए सर्वे करने तो उसका स्वागत जूता चप्पल से करना। ये डायरेक्ट एक्शन जैसी कॉल हो गई कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम कुंडी खटखटाए मदरसे की तो उस पर जूता चप्पल की बौछार करो। ये स्थिति क्यों? सर्वे किसी भी चीज का बुरा नहीं होता। सर्वे हो जाने से या होने से, उस प्रक्रिया से मदरसों का क्या नुकसान हो सकता है, इस्लाम का क्या नुकसान हो सकता है, मुसलमान को क्या हानि हो सकती है, हिंदू को क्या लाभ हो सकता है, नहीं ना। अगर कोई संस्थाएं चल रही हैं तो शासन के पास उनसे जुड़ी सारी जानकारियां अद्यतन हो, इसमें बुराई क्या है। एक सर्वे होता है भारत में, नेशनल फैमिली हेल्थ वेलफेयर सर्वे, इस तरह का, मैं नाम उसका नेशनल फैमिली तक याद है, उसके बाद उसमें तो बहुत सारे सवाल होते हैं। आपके घर टीवी है कि नहीं, फ्रिज है कि नहीं, मोटरसाइकिल है कि नहीं, देश में तस्वीर क्या है, ये कहां से जानकारी आएगी? सर्वे से। वैसे ही मदरसों में स्थितियां क्या है, किन परिस्थितियों में बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाले कैसे हैं, ये तमाम जो सवाल हैं। और एक सच ये भी है कि मदरसों ने जिस ढंग से अपनी ग्रोथ रेट बढ़ाई है सीमा से जुड़े इलाकों में, सीमांचल इलाकों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में, विशेष तौर पर बंगाल, वो चिंताजनक है। नो मैंस लैंड पे मदरसे उगाए, वो मदरसे कहां से आए हैं?
उनके संचालन का वित्तीय स्रोत क्या है, पैसा कहां से आ रहा है। आईबी ने कुछ इस तरह का इशारा किया था पहले कि ये पेट्रो डॉलर का खेल है। पेट्रो डॉलर यानी खाड़ी से पैसा आता है दूसरे तरीकों से, जिसका उपयोग मदरसों की संख्या बढ़ाने में हो रहा है। अभी केंद्र सरकार के पास एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय के पास आई थी, राज्यों की पुलिस ने उसको तैयार किया था, जिसमें इस बात पर चिंता जताई गई थी कि मदरसों ने ऐसे इलाकों में तेजी के साथ अपनी तादाद बढ़ाई है जो संवेदनशील इलाके हैं। क्यों? संवेदनशील इलाकों में ही मदरसों की ज्यादा जरूरत क्यों? यह भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए सर्वे में ये प्रश्न समाहित किया गया, शामिल किया गया कि मदरसे को चलाने के लिए जरूरी आर्थिक संसाधन कहां से आ रहे हैं। ये प्रश्न शामिल इसीलिए किया गया ताकि पता रहे कि ये पैसा समाज का है या खाड़ी का है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा उसको देख लीजिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलाएं और समझने की कोशिश करें कि सीमांचल वाले इलाकों में मदरसों में अचानक से वृद्धि क्यों हुई, और मदरसों पर अगर सर्वे है तो वो सर्वे इस्लाम के खिलाफ कैसे है और मुसलमान के खिलाफ कैसे है। सर्वे पर इतनी ज़्यादा हाय तौबा क्यों है? सर्वे ही हो रहा है ना। क्या कोई ऐसी जानकारी है जिसको गुप्त रखना ज़रूरी है मदरसों में? नहीं ना। और अगर है तो फिर वो गलत है। अन्यथा ये बताने में क्या दिक्कत है कि ये बिल्डिंग किराए की है कि अपनी है, कितने टीचर हैं, वो कैसे भर्ती हुए, उनकी योग्यता क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और इस मदरसे को चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है बताने में कोई दिक्कत है? अगर पैसा भारत में वैधानिक स्रोतों से आ रहा है तो क्या दिक्कत है? बात शुरू करते हैं। ये सर्वे क्या है और इसमें क्या मसला है, क्या सवाल है, और ये क्यों जरूरी पाया गया कि भाई सर्वे कराया जाए? आपको लिया अभी छोटी छोटी टिप्पणी करिए सब लोग, फिर बहस आगे बढ़ेगी तो फिर दूसरे चरण में बाकी बातें रखेंगे। मदरसा बोर्ड के मेंबर कमर अली साहब कह रहे हैं कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं, ये बेहतरी और तरक्की के लिए सर्वे हो रहा है। अब ये मामला मिनी एनआरसी तक चला गया। ओवैसी जी अखिलेश यादव को भी लानत मलानत कर दिए, जिसे देखो लट्ठम लट्ठा। साजिद रशीदी कह रहे कि जूता लात से स्वागत करो। सर्वे में आपको क्या बुराई नजर आ रही है कि जिसके लिए हंगामा इतना बरपा है चारों तरफ से? लेकिन मान लीजिए सरकार ये तय कर रही हो, ये सोच रही हो कि नहीं पहले हम मुसलमानों का भला करेंगे, उसके बाद में दूसरे नंबर पे दूसरों का भला करेंगे, तो क्या दिक्कत है? पहले अपने भला हो जाने दो आप। नहीं, हाँ जय जय है, आनंद करिए। एक तर्क मैंने सुना कि हमारी जकात से चलता है मदरसा, सरकार का क्या लेना देना? तो अव्वल तो ये नासमझी है, जकात से चले चाहे अपने घर की पैसे से चले, सरकार का लेना देना हर जगह। ठीक, सरकार का लेना देना हर जगह नियमतः ठीक सरकार होती है इसलिए, और जहां पब्लिक से लोग आ रहे हैं वहां तो उसका दखल पूरा है। एक इसी के संदर्भ में मुझे एक बात याद आती है, जो आपके यहाँ जकात है वही दान दक्षिणा हिंदुओं में भी है, नाम दूसरे हैं। उससे देश भर के तमाम बड़े मंदिर चलते हैं। क्या सब में एडमिनिस्ट्रेटर है सरकार? चढ़ावा हिंदुओं का, प्रशासक सरकार है। कभी नहीं आपत्ति की कि भाई सरकार क्यों है? मदरसा में सर्वे हो जाए तो ये स्थिति क्यों बनाई जा रही है कि कयामत आ जाएगी? फजील में प्रोपोगंडा हुआ, ओवैसी जब बीच में कूदे, प्रोपोगंडा हुआ जब ही हुआ कि जूता चप्पल मारो जो सर्वे करने आए।
जब कहा गया मिनी एनआरसी हो रही है, जब कहा गया इस्लाम पर हमला हो रहा है, सर्वे नहीं है, जब ऐसी आप इतनी हाइट ले जाओगे चीज को तो बवाल नहीं होगा। जिस भी मसले में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कूद जाएंगे, समझ लीजिए उसमें बवाल तय है, जान लीजिए। इसलिए ये तो पूछो नहीं कि बवाल क्यों हो रहा है, प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है। बीजेपी के पास आऊं उससे पहले एक टिप्पणी जरूर करूंगा। अभी कुछ घटनाएं घटी एनसीआर के, खासतौर पर गाजियाबाद नोएडा में, कि पालतू कुत्तों ने बच्चों को काट लिया, कहीं हमला कर दिया किसी पर। ठीक, एक व्यवस्था थी पंजीकरण की, उसको फिर से लागू की गई मुनादी के साथ। ठीक, पंजीकरण कोई बुरी चीज है, उस फार्म में भी यही सब तमाम बातें। इसमें समस्या क्या? मान लीजिए हम करें 6 महीने पहले हो चुका, दोबारा हो रहा है, कोई समस्या है, कोई मारपीट हो रही है, कोई टॉर्चर है, तब तो बात बनती है कि जी आप सर्वे के नाम पर जाते हो और धमकाते हो। ऐसा हो रहा है, जो तहसीलदार पटवारी लेखपाल जा रहा है सर्वे करने, अगर वो वहां धमका रहा है, परेशान कर रहा है, घूस मांग रहा है, तो बात बनती है, मैं लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन अगर वो ये पूछ रहा है कि भाई ये भी बता दो पैसा स्रोत क्या है इसको संचालित करने का, तो इसमें क्या बुराई है? ओवैसीज आप कह रहे हैं ये मिनी एनआरसी है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि वो लानत अखिलेश जी की भी कर रहे हैं भरपूर। और साजिद रशीदी कह रहे हैं जूता चप्पल निकाल के रखो। और मुझे चिंता ये कि जूता चप्पल करोगे मुकदमा और लग जाएगा, जेल और जाना पड़ेगा, घर मकान बिकेगा नहीं, और कोई गैंगस्टर लग गया तो जिंदगी खराब। फिर इन्हीं के पास आना पड़ेगा, मुफ्ती ओसामा नदवी के पास, वकील साहब हैं क्या कि मुकदमा लड़ो। तो ऐसी सलाह क्यों दो कि घर मकान भी बिके आदमी का। हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह भी जुड़ गए हैं, संघ विचारक। संजय सिंह जी का बहुत स्वागत है। एक बात कृष्णमोहन जी से कि सरकार से कह के मैं संजय सिंह जी के पास जाऊंगा। कृष्णमोहन जी बाकी तो ठीक है, जांच पड़ताल करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत समय से जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त, उनके अध्यापक गुहार लगा रहे हैं। जब नंद गोपाल नंदी मंत्री थे इस विभाग के, तो मैंने उनको एक बार कहा था, तो कुछ राशि अवमुक्त हुई थी, फिर अटकी हुई है। कम तनख्वाह के लोग हैं वहाँ, और उनकी तनख्वाह समय से मिलनी चाहिए, ये नोट करिए और ये सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है ना, ये सुनिश्चित कराइए। बाकी सब बात ठीक है, लेकिन ये सुनिश्चित होना चाहिए कि जो लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं उनकी तनख्वाह समय से मिले। लंबा चौड़ा एक प्रतिवेदन मुझे भेजा है उन लोगों ने, और एक चिट्ठी भी जारी हुई है। ये अन्नपूर्णा देवी, राज्य मंत्री शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, इनकी एक चिट्ठी भी है 3 सितंबर की, मेरे पास आई है। तो इसको जरा दिखवाइए, ये जरूरी है। डॉक्टर संजय सिंह, मदरसों के सर्वे की बात हुई, तो बात जूता चप्पल से होती हुई एनआरसी तक चली गई। लेकिन एक विषय मेरी समझ में नहीं आया। अगर हम मदरसों का विकास देखेंगे तो उनका विकास आश्चर्यजनक ढंग से, जो आईबी की रिपोर्ट कहती है, वो सीमांचल इलाकों में बहुत तेजी से हुआ, और उतना हो गया जितने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वहां उतनी आबादी भी नहीं होगी शायद। इसके पीछे कोई खास डिजाइन, मैं नामों के विवाद में नहीं उलझना चाहता, ना अपनी बहस को उलझने दूंगा। आप 4 नाम लेंगे, दूसरा 40 बताएगा, आप 40 का उत्तर दोगे, दूसरा 80 बताएगा, यह अंतहीन प्रक्रिया है। ठीक, अब्दुल हमीद पर सबको नाज है, कलाम साहब पर सबको नाज है, लेकिन सब अब्दुल हमीद हैं ये भी नहीं मान सकता, ये भी नहीं मान सकता। जिन लोगों ने भारत में आतंकवादी गतिविधियां देखी हैं, जिसमें भारी रक्तपात हुआ है, तमाम मासूम जानें चली गई, मैंने तो दिल्ली में देखा था खुद, सीरियल ब्लास्ट। उनके लिए मुश्किल हो जाता है ये अच्छी अच्छी बातें जब्त करना।
हम लोग तो बोल के चले जाते हैं, यहां से बोलना है, बोलो मुक्ति पाओ। इसलिए ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम किसी के लिए। समस्याएं हैं, ऐसा थोड़ा नहीं कहते कि समस्या नहीं है। उन इलाकों में मदरसों का उतना घनत्व तो क्यों हो जिन इलाकों में उतनी आबादी नहीं? किस लिए खोल रहे हैं फिर? ये चिंता का विषय होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? और अगर उनको खाड़ी से पैसा आ रहा है, जिसको पेट्रो डॉलर फंडिंग बोलते हैं, तो निगाह बानी में क्यों नहीं रहेंगी चीजें? अरे हिंदुस्तान में तो भाई, मैं बता दूं अपने मित्रों की जानकारी के लिए, आप तो मदरसे की बात कह रहे हो, 4 लाख मठ मंदिर सरकार के नियंत्रण में है। बताइए, प्रसाद हम चढ़ाएं, पैसा हम चढ़ाएं, ध्वजा हम चढ़ाएं, वस्त्र हम चढ़ाएं, पान फूल हम चढ़ाएं, और कलेक्टर साहब इंचार्ज है ना? आपको मदरसों पे आपत्ति क्यों है? मैं सुन रहा हूं बार बार कि जी मदरसे से सरकार का क्या लेने देना। अरे क्यों नहीं लेना देना भाई? अजी इसी बात को मैं घुमा के अगर कह दूं, फजील साहब और नदवी साहब जरूर गौर करेंगे इस पर, जो बच्चे वहां पढ़ते हैं, मान लीजिए सरकार का मंत्री यही बयान दे देता, तब क्या कहते कि जो बच्चे वहां पढ़ते हैं हमें उनकी फिक्र है, इसलिए जरूरी है, ये कानूनी तौर पर मेरी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी है कि हम पता रखें। क्या दिक्कत है? कोई हादसा हो जाएगा, कोई किसकी हाय होगी? सरकार की ना, कि मौलवी साहब की होगी? बाकी रोज हादसे तो वहां दूसरे किस्म के हो ही रहे। लेकिन और बड़ा कोई हादसा हो जाए, बिल्डिंग ही गिर जाए, तो जिम्मेदारी किसकी आएगी फजील साहब? इसलिए मैं कहता हूं चीजों को उसी ढंग से रखिए, उतना उलझाइए नहीं कि वो लगे कि देश में 2 हिस्से हो गए और इधर वाले इधर, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग हैं, उस सबकी श्रद्धा के पात्र हैं, और जो अच्छे नहीं हैं उन पर सवाल उठेगा। नदवी साहब, ओसामा नदवी साहब, अगर कुछ मदरसों को, जैसे असम में अभी कुछ मदरसे ध्वस्त किए गए, वहां की सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा, वहां के मुख्यमंत्री ने, उनसे पूछा गया कि आपकी सरकार ने मदरसा ढा दिया, तो उन्होंने कहा मदरसा नहीं ढाया, हमने आतंकवादियों का दफ्तर ढाया है, और वो ढाना भी चाहिए। वहां जो लोग पकड़े गए उनका संबंध उस मदरसे से निकला ना। तो आगे बात, उस बात को और कितनी बार कहेंगे? आगे मैं कृष्णमोहन के पास जाऊंगा, फिर संजय जी के पास जाऊंगा, कमर अली साहब के पास जाऊंगा। वही बात जो नदवी साहब ने कही, वो फजील अहमद साहब कह रहे थे, ठीक बात है। एक बात मैं अपनी तरफ से कहूंगा, आप लोगों ने नहीं देखा, मुझे वो सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, कुछ भी कहिए, जिस दिन वाजपेयी की सरकार के समय पार्लियामेंट पर हमला हुआ, मैं पार्लियामेंट के अंदर था, मैंने वो दृश्य देखा। वो दृश्य भूतो न भविष्यति है। अब उसके विवेचन में नहीं जाऊंगा, समय ज्यादा लग जाएगा। 6 लोग मारे गए, कुछ हमारे यहाँ के भी थे, बाकी पाकिस्तान से भी आए थे। उनको सुविधा देने वाले हमारे यहाँ के थे सब, आटला हाउस बाटला हाउस, तो वो कहाँ के सब प्रोफेसर मास्टर सब उसमें लगे ही थे। मैंने आंखों से देखा, और यही बात हमेशा के लिए उत्तर हो जाएगा ओसामा भाई के लिए और फजील भाई के लिए। ये सवाल उठता है बार बार कि क्या दोषी हो गए थे। मैंने इसका उत्तर तैयार किया। एक बहस में मैं था, एक ऐसे नेशनल चैनल पर, पुरानी बात है, तो प्रशांत भूषण मेरे साथ थे। नदवी साहब सुनिएगा, आपकी बिरादरी का बड़ा नाम है प्रशांत भूषण जी, हैं? उन्होंने कहा मीडिया ट्रायल होता है। मैंने उनसे पूछा कि आदरणीय प्रशांत भूषण जी, मुझे ये दृश्य देखने के बाद, हमला देखने के बाद आके एक खबर लिखनी थी। मैं क्या लिखता? तथाकथित स्थान पर, तथाकथित तारीख को, तथाकथित हमला हुआ, तथाकथित मारे गए, तथाकथित गुजर गए, ये लिखता क्या?
मैंने बचोली बात कर रहा हूं, मैं कबीर का वंशज हूं। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंकन देखी। किसी बात कर रहे हो? मुंसिफ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इंतजार हो करेंगे, तब बोलेंगे ये चोर था। कैसे भाई? वो एक था इतना, जिसको पूरे दुनिया ने देखा मशीन गन से मुंबई में गोली चलाते हुए, उसको भी 8-10 साल बिरयानी खिलाई। और कितना तमाशा होना चाहिए मुल्क में। होटल ताज, उसमें देवदूत आए थे हमला करने। अब मैं ये देखूं कि उनकी तारीख तो नहीं बढ़ गई, तब तक नहीं बोल सकता उनके खिलाफ। हमने देखा है कि उन्होंने हमला किया, भारत माता के माथे पर गोली चलाने की हिमाकत की, लेकिन बोल नहीं सकते। बोले चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है। यार ऐसा थोड़ी ना होता है दोस्त। हमारे मां को, पिता को कोई गोली मार जाए, हम उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोलेंगे हत्यारा। ये ठीक नहीं। कृष्णमोहन पांडे जी, बाकी जवाब आप दीजिए। वो कह रहे हैं कि क्या आतंकवादी लिंक्स प्रमाणित हो गए थे? क्या उत्तर प्रदेश में सरकार के मदरसा बोर्ड के संज्ञान में ये है कि जो बॉर्डर का इलाका है संवेदनशील, वहां पर मदरसों की संख्या में अपेक्षाकृत सामान्य इलाकों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है? और अगर हाँ, तो इसके पीछे क्या? जानकारी गलत है। अरे रुक जाओ भाई, अरे भाई अभी रुकिए, क्या बात? अरे रुक जाओ भाई जी, अब इतना भी ज्ञानी मत बनो महाराज, थोड़ा तो रुको। गजबे क्यों? ठीक है, मुझे लग रहा है कमर अली चेयरमैन ही बनेंगे सीधे। मेरा इस बात से कोई, सबकी आवाज अभी रोकिए, मेरा इस बात से राई रत्ती लेना नहीं सरकार किसकी है, मुझे तो टिकट लेनी नहीं ना। मेरी इस बात से सेहत में फर्क पड़ता है राज्यांश है केंद्रांश है। गरीब की तनख्वाह पूरी जानी चाहिए, वो किसी का अंश हो। 30 दिन आदमी ने काम किया, उसको पैसा मिलना चाहिए। राज्यांश है केंद्रांश है, फला मंत्रालय में चला गया, ये क्या मतलब है? ये सब नहीं चलेगा। और हमको ज्ञान मत दीजिए। मेरी दखल के बाद जब नंद गोपाल मंत्री थे नंदी, तो पैसा मिला था। अब हमको समझा रहे, आपको कितना समय हुआ होगा मदरसा बोर्ड समझते हुए? ये हमको नहीं समझाइए ना। मूल बात को समझिए। विपन्न अध्यापकों का पैसा मिलना चाहिए, राज्यांश केंद्रांश अंतरराष्ट्रीय अंश, इससे मतलब नहीं। ये कोई तर्क नहीं होता। ये सरकारी भाषा बंद करिए बिल्कुल। ये सचिवालय मंत्रालय में बोलिए, मेरे साथ नहीं। वो भी हमारे बच्चे हैं। जब सब मिल गया तो हमको मैसेज किस लिए कर रहे हैं वो लोग रोते हुए? ये ठीक नहीं। इसको दिखवाइए, बहस में मत पड़िए, इसको दिखवाइए। मदरसा बोर्ड के मेंबर होने के नाते इतना कहिए कि हाँ अमिताभ जी हम दिखवाएंगे। उसको गोल गोल भाषण मत दीजिए। डॉक्टर संजय सिंह, भारत में आगे बात बाबू आ गई, कमर अली आ गई, जितनी बात आपसे कहनी थी मैंने कह दी, बस उसको दिखवाइए, वही ठीक है। आप दिखवा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं मंत्री को बोलूं। आप दिखवा लेंगे बड़ी मेहरबानी, नहीं दिखवा लेंगे मैं मंत्री को बोलूं, ना कहीं चीफ सेक्रेटरी को बोलूं, कहीं मुख्यमंत्री जी को बोल दूं। ठीक है, मुझे कोई समस्या थोड़ी ना, इसलिए मुझे नहीं समझाओ गोल गोल बातें भाई। डॉक्टर संजय सिंह, बहस बार बार वहीं आके अटकती है कि क्या दोष सिद्ध हो गया। मैं कहता हूं मैंने आंख से जो अपराध देखा, मैं उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट तक इंतजार करूं 35, 40, 50 साल? क्योंकि अगर अपराधी थोड़ा मालदार है तो 40-50 साल काटना उसके लिए भारत में कोई बड़ी बात नहीं। जिला अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक अच्छा वकील करो, तारीख पे तारीख लेते रहो, मौज लो। क्या है फिर? कब किसको कहें अपराधी? हमारे माँ का कोई कत्ल कर जाए, हमारे बाप का कोई कत्ल कर जाए, हम देखें, फिर भी फजील अहमद साहब कहेंगे कि अमिताभ जी नो आई विल नॉट अलाउ। आप इसको दोषी नहीं कह सकते, क्योंकि सुप्रीम को अभी राष्ट्रपति के यहां भी अपील है लंबित। लो, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। क्या इसका उत्तर हो सकता है? आप पितृ संगठन है
लेकिन एग्जीक्यूटिव सीट पर भाजपा है सरकार में। तो कृष्णमोहन जी से पूछ रहे, कृष्णमोहन जी संघ कह रहा है दिसंबर तक की प्रतीक्षा है, जनवरी में सूर्य उत्तरायण होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाकी उनने बता ही दिया क्या क्या हो जाएगा। लगातार नहीं बोलिए, मेरा प्रश्न सुनिए फिर उत्तर दीजिए। मैंने पूछा, वो कह रहे हैं कि दिसंबर के बाद राज्यसभा के अर्थ अंक गणित बदलने के बाद सरकार कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी। विकलांग कोटे में और आरक्षण मांगेंगे सब, जिसका हाथ पैर काट दोगे। अरे विकलांग का आरक्षण भी है भाई, समझो तो, विकलांग का आरक्षण भी है, वो विकलांग कोटे में आरक्षण मांगेंगे, हाथ पैर काट दोगे तो एक मुश्किल हो, क्या करें। वैसी शरिया नहीं चाहिए किसी को। एक बार मैंने प्रश्न रखा था कि पूरी शरिया दे दे, पूरी शरिया 100%, तो कहा करना भैया फौजदारी वाली नहीं चाहिए, फौजदारी वाली नहीं चाहिए, सिविल में शरिया चाहिए, जिसमें महिलाओं पर अधिकार वाला मसला है वो वाली शरिया चाहिए। ये हाथ के बदले हाथ काटने वाली नहीं चाहिए। नदवी साहब कह रहे हैं कि हो नहीं सकता और फजील साहब कह रहे हैं कि आप कर नहीं पाएंगे। बात एक ही, अंदाज अलग अलग है। बड़ी बात कही है डॉक्टर संजय सिंह ने, मैं इस बात से सहमत हूं। कॉमन सिविल कोड कोई विचित्र चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि लाई नहीं जा सकती। मैं याद दिलाऊं कि जब पंडित जी नेहरू जी हिंदू कोड बिल लेकर आए थे तो पार्लियामेंट में बवाल हुआ, लोकसभा में जवाहरलाल से कहा गया कि भाई ऐसे कैसे चलेगा, मुस्लिम कोड बिल भी लाओ, एक होना चाहिए दृश्य। जवाहरलाल जी ने कहा कि भाई अभी मेरी प्रतिष्ठा रख लो, मैं बाकी प्रोसीडिंग में है, उन्होंने कहा मैं वचन देता हूं बहुत जल्दी मैं मुस्लिम कोड बिल लेके आऊंगा, इनके जो धार्मिक अधिकार हैं उनको भी कोडिफाई करेगा सरकार। वो दिन आया ही नहीं, फिर कभी जवाहरलाल जी के बाद अब मनमोहन सिंह तक रह लिए, वो दिन दोबारा नहीं आया, छोड़ो जाने दो। लेकिन सरकार, भारत की निर्वाचित सरकार के पास ये अधिकार हमेशा है, संविधान में है, मार्गदर्शक निर्देशों में, वो नहीं भी होता तो भी अधिकार है सरकार, इसीलिए लोकतंत्र में सरकार होती है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-5-6 अवसरों पर इस बात का कहा भी कि एक लाइए, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू ये नहीं चलेगा। वैश्विक स्तर पर जब आप अपने को एक राष्ट्र मानते हैं ना, कि इस्लाम दुनिया के स्तर पर एक राष्ट्र है, वन नेशन, इस थ्योरी पे आप चलते हैं, ठीक। जहां आप मेजॉरिटी में हैं वहां आप कानून का शासन नहीं मानते ना, वहां आप धर्म का शासन स्थापित करते हैं। जहां आप माइनॉरिटी में होते हैं वहां आप कानून के शासन की बात करते हैं। रास्ता एक रखिए, ज्यादा प्रामाणिक बात लगेगी। धर्म आधारित राज्य क्यों? जब आप धर्म आधारित राज्य रखोगे जहां आप ज्यादा हो, तो जहां दूसरे ज्यादा हैं फिर वो भी रखने लगेंगे, तो क्या करोगे? कोई गलत बात तो नहीं ना। अपने घर में आप समोसा खा रहे हो, दूसरे अपने घर में दूसरा भी खाएगा, तब या तो शरिया को छोड़िए, यह 100% स्वीकार कर लीजिए। आधा क्यों? इसलिए मत पड़िए चक्कर में। क्या कोई है पूरे अखिल विश्व में जो ये स्वीकार कर ले कि हम चोरी करें या स्त्री के साथ बदसलूकी करें तो हमको संसार कर दिया जाए? कोई झेल लेगा? अगर ये आप झेल ले तो पुलिस की भी समस्या कम हो, अदालतों से मुकदमों का बोझ भी कम हो जाएगा बहुत। वहां तो तुरंत न्याय है, मुकदमा ही नहीं। चोरी पकड़े गए, हाथ काटा, पट्टी भी नहीं बांधी, भगा दिया। पट्टी अपने घर बांधो जाके, नहीं ना। इसलिए प्रोग्रेसिव अप्रोच रखिए सब लोग। भारत में इस बात को जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये देश
इसलिए धर्म आधारित राज्य नहीं बना। मैं फिर कह दूं, बन जाता तो कोई रोक नहीं सकता था, बनने में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई रुपया उधार नहीं लेना था किसी से। 5 मिनट का काम था, एक नोटिफिकेशन होना था, देश का वायुमंडल भी वैसा बन जाता 1 मिनट के अंदर। विभाजन हुआ था। दृश्य कैसे थे? फिर भी भारत चूंकि हिंदू बहुल देश था, इसलिए उसने कहा हम धर्म आधारित राज्य नहीं होंगे। जबकि वो देख रहा था कि पड़ोस में जो राज्य हमसे कट के बना है राष्ट्र, वो धर्म आधारित राज्य बना है। लेकिन हमने स्वीकार किया कि हम लोकतंत्र के रास्ते चलेंगे। क्या अकेले नेहरू जी कर सकते थे या वल्लभ भाई कर सकते थे अकेले? नहीं, ये भारत की आत्मा उनके साथ थी, इसलिए वो कर पाए। वरना किसी की माई के लाल की हिम्मत थी कि ऐसा कर दे? अगर भारत चाहता कि नहीं, हमने वो दृश्य देखे हैं कि रेलगाड़ियों में लाशें लद के आई हैं, हम धर्म आधारित राज्य लेंगे, तब सोचिए, छोटी बात थी क्या? और पूरी दुनिया में उसका कोई उस वक्त आलोचना भी नहीं करता। कहते ठीक है भाई, इतना टकराव हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, स्वाभाविक है, धर्म आधारित ही रहेंगे। तब क्या होता? भारत ने नहीं माना। उसने कहा हम उन्हीं हक हकूक के साथ सारे नागरिक रहेंगे, वो किसी भी धर्म के हो, कहीं कोई भेद विभेद नहीं, कहीं भी कोई प्रतिबंध नहीं, कोई विशिष्टता नहीं। हिंदुओं के लिए कोई विशिष्टता नहीं रखी भारत ने, मुसलमानों के लिए कोई एहसास कमतरी नहीं रखी। यह हम ही ने किया, इसी देश ने किया। हम लाश उठा रहे थे, छत विच्छत लाशें उठा रहे थे रेल ट्रेन के डब्बे से, फिर भी हम ये कह रहे थे कि ये देश लोकतांत्रिक रहेगा। ये छोटी बात है। दुनिया में और किसी माई के लाल ने करके दिखाया हो तो बताइए। बातें सब कर सकते हैं, ऐसा जिगर नहीं किसी के पास जैसा हिंदुस्तान के पास है, भारत के पास है। और एक बात कहूंगा, फजील साहब तो बहुत लिखने पढ़ने वाले इंसान हैं, और नदवी साहब खुद वकील हैं। गूगल देख लीजिएगा जाके, दुनिया के जितने धर्म भारत में पनाह पाए और पुष्पित पल्लवित हुए, किसी मुल्क में नहीं हुए। जो अपने को बहुत बड़ा उदारवादी कहते हैं ना, और जिनके लिए आप लोग भी फिदा हो जाते हो कभी कभी उनके उस पर, और कहते हो कि नहीं ये भारत से वो ज्यादा बड़े हैं, वहां भी ऐसा नहीं हुआ। हमने सबको गले लगाया, जो भेष बदल कर आए उनको भी गले लगाया। हमारा आधा मन कह रहा था ये धोखा देंगे, फिर भी हमने कहा अब आ गए तो जाओ। केरल में पहली मस्जिद बनी थी, कैसे बनी थी? जमीन खरीद के बनी थी? नहीं। केरल में पहली मस्जिद बनी थी जमीन खरीद कर बनी थी क्या? नहीं। केरल में हिंदू राजा था, कम्युनिस्ट राजा नहीं, हिंदू राजा। कम्युनिस्ट राजा तो कोई होते नहीं। आपने जमीन मांगी थी, पहली मस्जिद बनी केरल में। फिर भी ये बात, ये ठीक नहीं। आप बताइए कोई ऐसा देश है? मैं तुलना नहीं करना चाहता। अमेरिका में एक घटना घटी, उसके बाद से अमेरिका की आबो हवा बदल गई। अगर कोई गया होगा फजील साहब या नदवी साहब में से या कमर अली में से, तो उनको एहसास होगा। एयरपोर्ट से उतरते ही पता लग जाता है, या वीजा लेने में पता लग रहा है। हवा ही बदल गई। हमारे यहां 1000 से ज्यादा बड़े आतंकी हमले हो चुके, फिर भी भारत ने भेदभाव की बात नहीं स्वीकार की। किसी योजना में, किसी सरकारी कार्यक्रम में कोई भेदभाव है क्या? स्कूल है तो सबके लिए है, सड़क है तो सबके लिए है, वजीफा है तो सबके लिए है, राशन कार्ड है तो सबके लिए है, वोट है तो सबका बराबर है। शंकराचार्य का भी एक ही वोट और
ओसामा मुफ्ती नदवी का भी एक ही वोट। फिर इसमें क्या संघर्ष है और क्यों संघर्ष है? अमेरिका ने जैसी व्यवस्थाएं लागू की हैं अपने एयरपोर्ट पर, भारत ने तो नहीं की कभी ना, नहीं की। हमने तो जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट पर भी ऐसा भेदभाव नहीं किया जैसा अमेरिका में है। किसी एयरपोर्ट पर उतरो वो बिल्कुल नंगा कर देते हैं। और खास तौर पर मैं उस शब्द का यह इस्तेमाल करूं, एक वर्ग को, उसको तो बिना कपड़े को जांच पड़ताल किए जाने ही नहीं दे सकते, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो दुनिया का। भारत से बहुत बड़े योग्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति गए थे जिनका पूरा देश सम्मान करता था, उनके भी कपड़े उतार दिए थे अमेरिका ने, सिर्फ इसी आधार पर। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। इसलिए इस मिट्टी की विशेषता है। अगर मदरसे में जांच की बात, जांच भी नहीं, सर्वे की बात है, सहजता से स्वीकार करिए। मैं तो कहता हूं कि सब लोग का, धर्मशालाओं का भी सर्वे होना चाहिए। इंटेलिजेंस का काम ही है सरकार का, देखे पैसे कहां क्या चल रहा है ये तो पता रहे। और भारत जैसा देश जहां एक भी मस्जिद सरकारी नियंत्रण में नहीं है, एक भी चर्च सरकारी नियंत्रण में नहीं, एक भी गुरुद्वारा सरकारी नियंत्रण में नहीं, लेकिन 4 लाख मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। और क्या चाहिए भाई? मदरसे में एक जांच हो, सर्वे हो जाए तो हंगामा मचा दिया, बोले मिनी एनआरसी आ गई। ये कोई पैग है कि लार्ज और स्मॉल बता दिया, बोले ये स्मॉल एनआरसी है। ये रास्ता ठीक नहीं। सद्भाव से रहना सीखिए। ये देश सबका है, इसकी बार बार गवाही मत मांगिए। इतिहास इसकी गवाही है कि ये देश सबका है। धन्यवाद।